हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है, अब बारी आती है रिवीजन की। रिवीजन आप लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल होगी? देखो, कुछ टॉपिक आपको हो सकता है कि जब मैं सिलेबस करवा रहा था तो कम समझ आए होंगे, तो अब फिर से गौर करें और उन वीक पॉइंट को स्ट्रेंथ करें। और जो बच्चे हमसे बाद में जुड़े हैं उनके लिए एक तरीके से तो रामबाण जैसा है। आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मोशन। मैं ये टॉपिक आज की क्लास में कवर करूँगा। इसको मैंने यहाँ पर ये लिस्ट के तौर पर रख लिया है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा और जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा मैं वहाँ पर टिक करता जाऊँगा। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर रिवीजन में न्यूमेरिकल पोर्शन पर भी ज़्यादा गौर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ मोशन। देखो, मोशन का मतलब आप अगर जनरल सेंस में लें तो आपको पता ही होगा, कोई चीज़ जब चलती है तो वो किस में है? मोशन में, है ना। लेकिन जैसे आप कार को या मेरे को देख कर तो बता सकते हैं कि सर मोशन में है कि नहीं है। अगर मैं चल रहा हूँ तो आप बोलोगे सर आप मोशन में हैं, क्योंकि आपको एक डायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है कि सर चल रहे हैं। गाड़ी मूव कर रही है तो आपको एक डायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है कि गाड़ी मूव कर रही है, देख पा रहे हो आप, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ हवा की, हवा को तो हम नहीं देख सकते। तो अगर वो चल रही है कि नहीं चल रही है तो उसके लिए आपको कुछ इनडायरेक्टली पता करना पड़ता है। जैसे जब पत्ते हिलेंगे तो आप क्या कहेंगे? हवा चल रही है ना। तो हवा को तो देख नहीं सकते, लेकिन पत्तों की मूवमेंट को देखकर हमने कहा कि हवा चल रही है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट एविडेंस फॉर दी मोशन। ठीक है, जैसे धूल मिट्टी उड़े, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हवा चल रही है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? तो काफ़ी बॉडीज़ को साफ देखकर आप बता सकते हो कि ये मोशन में है नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हवा हुई, इनको आप क्या करते हो, किसी दूसरे माध्यम से देखकर बता सकते हो कि ये चल रही है कि नहीं चल रही। क्लियर है, इन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट मैं कवर करूँगा बेटा रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, चैप्टर मोशन है लेकिन रेस्ट को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे सिंपल कहूँ कि रेस्ट पोजीशन क्या है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी ये रेस्ट पोजीशन है। अगर मेरी पोजीशन टाइम के साथ ना चेंज करे तो मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे तो मैं किस में हूँ? मोशन में हूँ। क्लियर है बात? तो रेस्ट एंड मोशन क्या है कि अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है तो आप रेस्ट में हैं, और अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही तो आप रेस्ट में हैं, और अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है तो आप किस में हैं? मोशन में हैं। क्लियर है कि नहीं बात आपको? मोशन के कुछ एग्जांपल बता सकते हैं या रेस्ट के कोई एग्जांपल बता सकते हैं? जैसे आपके घर में रखी हुई एक चेयर, अगर आप उसको डिस्टर्ब ना करो तो वो रेस्ट में ही है। ठीक है कि नहीं बात आपको? कोई बर्तन हुआ, ठीक है, फ्रिज हुआ, ये सभी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है कि नहीं बात? मोशन के एग्जांपल ले लेते हैं। आपका खुद का चलना, गाड़ी का चलना, आंखें ना, अर्थ लगातार मोशन में है। आपकी जो घड़ी है वो लगातार किस में है? मोशन में है, जब तक कि उसमें सेल खत्म ना हो जाए। क्लियर है कि नहीं बात आपको? चलिए, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। देखो बेटा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स होती हैं। ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी आपकी नज़र में मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। देखो, अगर आप ध्यान से देखें, ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, है ना। तो आपको, और आप भी यहीं हो, आके ना, आपको लग रहा है कि सर किस में है? रेस्ट में है। परंतु कोई अगर मेरे को बाहर से देखे, अंतरिक्ष से कोई एलियन देखे, तो उसको लगेगा कि मैं मोशन में हूँ, क्योंकि अर्थ लगातार क्या कर रही है? ऐसे भी रोटेट कर रही है और सन के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर काट रही है। तो उसको लगेगा कि मैं किस में हूँ? मोशन में हूँ। और एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो आप कार में जा रहे हो, ठीक है, आप कार में जा रहे हो, आपका दोस्त और आप दोनों कार में जा रहे हो और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरे को लगेगा कि आप और आपका दोस्त किस में हो? मोशन में हो, क्योंकि आप कार में मूव कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? लेकिन आपको लगेगा कि आपका दोस्त और आप खुद किस में हो? रेस्ट में हो, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं भी नहीं चल रहा और ये भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो इट डिपेंड अपॉन देखने वाले के ऊपर। क्लियर है? जैसे आप ट्रेन से गुजरते हो, है ना, तो आपने फील किया होगा कि आपको लगता है कि पेड़ ऐसे फटाफट पीछे भाग रहे हैं। क्लियर है? आपको लग रहा है कि मैं तो रेस्ट में हूँ और पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? पेड़ रेस्ट पर है और आप आगे की तरफ जा रहे हो। क्लियर है बात आपको? तो इट डिपेंड अपॉन दी ऑब्जर्वर कि कौन मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रिलेटिव टर्म्स भी बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात आपको? नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, पहला तो मोशन होता है बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, और जिसको ट्रांसलेशन मोशन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसके टाइप्स बता रहा हूँ। पहली टाइप क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे चले, बिल्कुल
क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो ऐसे मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है बात आपको? कैसा मोशन है बेटा ये? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है बात? मान लो जैसे आप चले स्ट्रेट लाइन में चले, है ना, और किसी आपकी खुद की दुकान पर पहुंच गए आप, तो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है कि नहीं बात? नंबर 2, ये मोशन किस में कहाँ पर देखा होगा आपने? चींटियों के साथ देखा होगा। चींटियाँ दीवार के सारे चलते हुए एक लोकेशन से दूसरे कोने पर पहुँच जाती है, एक कोने से दूसरे कोने पर पहुँच जाती है दीवार के सारे चलते हुए, है ना। तो चींटियाँ जो पाथ फॉलो करती हैं वो अल्टीमेटली कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है। दूसरी बात, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है सर? चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये एक चौराहा है और आपने यहाँ से अपनी साइकिल पर मोशन को स्टार्ट किया, ठीक है, और आप इस चौराहे के चारों ओर इस तरीके से घूम गए, तो ये कैसा मोशन हुआ बेटा? सर्कुलर मोशन हुआ। क्लियर है बात आपको? ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। ठीक है कि नहीं बात आपको? तीसरा है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। सर रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है? अभी बताते हैं। देखो क्या अंतर है। अगर आप एक स्पिन टॉप लें, एक लट्टू को लें और उसको चलाएं, तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट नाचेगा, हाँ कि ना, ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। सर इसमें और इसमें खास अंतर समझ नहीं आ रहा है। समझ आता हूँ बेटा। अर्थ अपनी एक्सिस के चारों ओर नाचती है। अर्थ कैसे करती है? मान लो ये सन है, ये मेरा हाथ सन है, तो अर्थ ऐसे घूमते हुए, समझ रहे हो बात आपको? ऐसे घूमते हुए इसके चारों ओर क्या करती है? रोटेट करती है। क्लियर है बात आपको? जो अगर मैं ऐसे घूमूं, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमूं, तो दिस इज व्हाट बेटा? रोटेशनल मोशन। क्लियर है कि नहीं बात आपको? लेकिन साथ के साथ अर्थ क्या भी कर रही है? सर्कुलर मोशन को भी कंप्लीट कर रही है। तो अर्थ एक साथ दो मोशन को परफॉर्म कर रही है। एक तो वो क्या है? सर्कुलर है, ये देखो ये इस तरीके से, और साथ के साथ क्या है? रोटेशनल है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आप लोगों को? ठीक है, तो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी तक? इसमें 3 टाइप बता दिया आपके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। स्ट्रेट लाइन मोशन या ट्रांसलेशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और उसके बाद मैंने आपसे बात की सर्कुलर मोशन की। उसके बाद मैंने आपसे बात की रोटेशनल मोशन की। क्या बात की बेटा? रोटेशनल मोशन की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसी में चौथी टाइप, दैट इज़ वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन। अच्छा, आपने क्या किया? आपने गेंद ली और गेंद को एक धागे से बांध दिया और उसको इस तरीके से दीवार के ऊपर अटैच कर दिया। कैसे भी आपने जुगाड़ करके कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया। ठीक है, और अब मैंने इसको इस तरीके से थप्पड़ मारा तो ये इधर जाएगी पहले, फिर वापस इधर आएगी, फिर इधर की तरफ और फिर इधर की तरफ। ये ऐसे ऐसे क्या करेगी? ऑक्सीलेट करेगी या वाइब्रेट करेगी, और इसी मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। ऐसा आपने ना घड़ियों के नीचे पेंडुलम देखा हुआ, आपके घर में जो घड़ियाँ होती है वो इस तरीके से नाचता कि नहीं नाचता? दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन मोशन। क्लियर है बात आपको? वाइब्रेशन मोशन या फिर ऑक्सीलेशन मोशन। ऑक्सीलेशन मोशन। क्लियर हो रही है बेटा बात आपको? वेरी गुड जी। ठीक है, एंड लास्ट टाइप में बोल सकता हूँ कि मिक्स मोशन होता है। मिक्स मोशन किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का इकट्ठे होना, किन्हीं भी दो मोशन का इकट्ठे होना, वो किसके अंडर आएगा? मिक्स मोशन के अंडर आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल बताता हूँ। पहला तो एग्जांपल मैंने अर्थ को ही बता दिया। अर्थ में दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, सर्कुलर भी हो रहा है और क्या हो रहा है? रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है कि नहीं बात आपको? अब अगर साइकिल का पहिया देखो आप, साइकिल का पहिया ऐसे भी चलता है और ऐसे भी चलता है, हाँ कि ना? भाई साइकिल का पहिया या गाड़ी का पहिया देखो, वो इस तरीके से मूव करता हुआ आगे की तरफ चलता है। वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये चीज़ है ना, इस पॉइंट के अबाउट नाच रही है, फिर से वापस इसी पॉइंट के अबाउट आएगी और ये पॉइंट आगे भी जा रहा है। तो जो साइकिल का टायर है वो दो मोशन को परफॉर्म कर रहा है। एक तो आपका क्या है? रोटेशन, है ना, रोटेशन प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन समझ आई या नहीं? यही बात आपको। आप क्या करो, स्टैंड लगा दो साइकिल का और पहिए को घुमाओ, तो आपको पहिया इस तरीके से नाचता हुआ नजर आएगा, हाँ कि ना? डर। तो ये कौन सा मोशन हो गया बेटा? रोटेशन मोशन हो गया। अब जैसे स्टैंड हटाओगे तो रोटेशन भी होगा और क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा।
क्लियर है बात आपको? तो किन्हीं भी दो मोशन का इकट्ठे होना वो किसके अंडर आएगा? मिक्स मोशन के अंडर आएगा। क्लियर है बात आपको? हाँ जी, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया बेटा? चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट। देखो ये सभी क्लियर कर लिए हमने, तो इनको मैं टिक लगा रहा हूँ। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। देखो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट। अगर आपको मान लो ये भिवानी है और ये आपका दिल्ली है, और मैं कहूँ कि इनके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है, इसका मतलब क्या है? आपने भिवानी को क्या माना है? 0 माना, और फिर वहाँ से आपने मीटर स्केल लेकर इसको क्या करना स्टार्ट किया है? मेज़र करना स्टार्ट किया है, मापना स्टार्ट किया है ना? क्लियर है बात? अगर मैं इसी तरीके से हिसार बोलूँ और ये बोलूँ कि ये 60 किलोमीटर है, तो अब आपने हिसार को क्या मान लिया है? 0 मान लिया है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को 0 मानकर वहाँ से चीज़ों को नापना स्टार्ट करें। क्लियर है बात आपको? हिसार को 0 माना और फिर भिवानी के लिए बोल दिए 60 किलोमीटर दूर है। अभी भिवानी से दिल्ली 100 किलोमीटर दूर, तो भिवानी को क्या मान लिया आपने? ओरिजिन। सर ये आपकी और इसकी क्या ज़रूरत है? देखो हमें पढ़ना है मोशन। मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम? स्पीड एंड वेलोसिटी। मोस्टली क्या पढ़ते हैं? स्पीड, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए आपको एक 0 मानना ज़रूरी होता है ना? अभी भी आप कैसे नापोगे? इसको 0 मानोगे तभी तो आप ये 100 बोल पाओगे यार। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो बहुत अहम मुद्दा होता है रेफरेंस पॉइंट मोशन चैप्टर में कि आप किस पॉइंट को 0 मान रहे हो। देखो अगर आप इसको 0 मानते तो फिर लिखते 160। हाँ कि ना? दिल्ली हिसार से कितना दूर? 160 दूर। और जब किसको रेफरेंस माना तो आपने क्या लिखा? 100। मतलब रेफरेंस बदलने से आपके आंसर बदल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है, अगर मैं हिसार को रेफरेंस मानकर दिल्ली की दूरी बताऊं तो 160 आएगी, और भिवानी को रेफरेंस मानकर दिल्ली की दूरी बताऊं तो क्या आएगी? 100 आएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एक ओरिजिन की ज़रूरत होती है, और ओरिजिन आप अपने हिसाब से चूज़ करते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ करते हो। क्लियर हो रही कि नहीं बात आपको? तो इसका बस यही रोल है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए एक ओरिजिन, एक स्टार्ट पॉइंट की ज़रूरत होती है ना? अरे जैसे आपको अगर मैं कहूँ कि आपके 100 में से 100 आए, ये 100 किसके रिस्पेक्ट में है? 0 के रिस्पेक्ट में है भाई। 0 को तो पहले ओरिजिन माना और फिर उसके रिस्पेक्ट में 100 आए। किसी बच्चे के 0 आए 100 में से और किसी के 100 में से 100 आए, तो ओरिजिन क्या है? 0 है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? आप होपफुली इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे होंगे, है ना? ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट की हमें मोशन में जरूरत पड़ने वाली है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है बेटा? टोटल पाथ कवर होता है। टोटल पाथ कवर, टोटल पाथ कवर, टोटल लेंथ कवर या टोटल पाथ कवर, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है सर, इसका मतलब बताइए क्या होता है? बताता हूँ। मान लो आप ए से बी पर गए, ये आपका घर है और बी आपका स्कूल है। ठीक है, अब एक ये रास्ता है, मान लो ए से बी का, एक ये रास्ता है, ठीक है, और एक ये रास्ता है, मान लो आप। ठीक है कि नहीं बात आपको? 3 रास्ते हैं आपके घर से स्कूल जाने की, और ये दूरी अगर मैं बात करूं, लेट पड़ती है 2 किलोमीटर, ये पड़ती है आपकी आधा किलोमीटर, और ये दूरी पड़ती है आपकी लेट 3 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो अगर आप इस पाथ को चूज़ करोगे तो टोटल लेंथ कवर कितनी हुई? 3 किलोमीटर हुई। इस पाथ को चूज़ करोगे तो टोटल लेंथ कवर कितनी? 0.5। और इस पाथ को चूज़ करोगे तो टोटल लेंथ कवर कितनी? 2 किलोमीटर। तो यही डिस्टेंस है बस भाई। इस पाथ के लिए डिस्टेंस आपकी 2 है, इस पाथ के लिए आपकी डिस्टेंस 3 और इस पाथ के लिए आपकी डिस्टेंस कितनी है? 0.5। समझ आई बात आपको? डिस्टेंस क्या है? जिस पाथ को पकड़ो उसके ऊपर कितना आप चले, कितनी लेंथ आप चले, वही आपकी क्या है? डिस्टेंस। ठीक है कि नहीं बात आपको? ठीक है, वेरी गुड। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट होता है कि स्टार्ट पॉइंट तो आपका ये था, और एंड पॉइंट को देखो पहले आप। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच सबसे छोटी से छोटी दूरी, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब एक बात बताओ आप, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और इनके बीच सबसे छोटी दूरी निकालनी है, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन खींच दी जाए। अगर आप उनको सीधी लाइन खींचोगे ना तो वो ही सबसे कम दूरी होगी। देख लो आप क्या करना, घर पर 2 पॉइंट लेना, उनके बीच एक सीधी लाइन खींच देना,
फिर एक प्रकार की हेल्प से आप इस तरीके से कुछ कर्व पाथ बना देना और एक कुछ ऐसा कर देना, ऐसे। समझ आई बात आपको? सच डेट ये आपको मेज़र कर सको आप इजीली। तो इसको तो आप मेज़र कर लोगे पाई इंटू आर करके, हाँ के ना। आपको पता है कि ये हाफ सर्कल हो गया, तो सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो हाफ कितनी हो गई पाई आर। इसको भी आप फुट्टे की हेल्प से, जो स्केल की हेल्प से क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, और इसको भी स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हो। तो आपको ये सबसे छोटी लेंथ निकल कर आएगी। 2 पॉइंट के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है तो वो सबसे छोटी लेंथ होती है उन दोनों के बीच में। और इसी चीज़ को क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट बोला गया है। तो आप बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ए से बी के बीच में 0.5 किलोमीटर है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको भाई? डिस्प्लेसमेंट है 0.5 किलोमीटर, डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, ठीक है कि नहीं बात? अगर ए से बी जाता ही वो इस पाथ से है, इस पाथ से ही जाता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। किसी भी पाथ से जाए, मान लो इस पाथ से गया, इस पाथ से गया, तो डिस्टेंस तो कितनी आई 2 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, देखो गया तो वो इस पाथ से है, तो आप क्या करें, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचें, उसको मेज़र करें, और फिर आप बोल देंगे कि सर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0.5 किलोमीटर, हालांकि डिस्टेंस इसकी कितनी है 2 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं बात आपको? अगर वो राम का बंदा ऐसे ही जाता है स्ट्रेट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दोनों 0.5। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर छोटे पाथ के लॉन्ग जाता है, सबसे छोटे पाथ के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में जाता है तो बराबर होंगी, और वो अलग अलग पाथ से जाता है तो डिस्टेंस अलग आएगी और डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है। और अच्छा, और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको और क्लियरिटी आए। मान लो ये आपका घर, ये आपका स्कूल, और सी आपका मित्र कोई, फ्रेंड है कोई, ठीक है कि नहीं बात आप? अब ए से बी गए आप, ठीक है, लेट ये 1 किलोमीटर है। आप घर से स्कूल गए, तो आप कहोगे कि डिस्टेंस कितनी सर, डिस्टेंस को डी से दिखा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट को डीपी से दिखा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, 1 किलोमीटर होगी, क्योंकि आप स्ट्रेट गए हो, हाँ के ना, ए टू बी। क्लियर है कि नहीं बात? ये कैसे है, ए टू बी है। और डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ था, सबसे छोटी यात्रा इसी पाथ के लॉन्ग होगी, हाँ के ना। अब मान लो आप बी से वापस ए पर आए, ए से बी गए, बी से वापस किस पर आए, ए पर आए, तो जाने का 1 किलोमीटर, आने का 1 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लिया आपने, 2 किलोमीटर कवर कर ली, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो, स्टार्ट पॉइंट भी यही हो गया, अब एंड पॉइंट भी यही हो गया। मैंने क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट में, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्टार्ट पॉइंट भी ए, स्टार्ट भी ए से हुआ और एंड भी कहाँ पर हुआ, ए पर हुआ। तो भैया अगर मैं कहूँ कि मेरी इस पॉइंट से कितनी दूरी है, तो आपका आंसर कितना होगा, 0। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, जबकि डिस्टेंस हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। अगर आप देखें, ये तभी 0 हुई होगी अगर मैंने जाते वक्त तो 1 माना होगा और आते वक्त -1 माना होगा, और उन दोनों को जोड़ोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब जाते वक्त इस डायरेक्शन को तो आपने पॉजिटिव मान लिया और इस डायरेक्शन को आपने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। अरे भाई डिस्टेंस कैसे निकाली थी, 1 जाने का जोड़ा और आने का 1 जोड़ा, तो मतलब डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती, दोनों टाइम प्लस ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जाने के लिए +1 बोलेंगे और आने के लिए क्या बोलेंगे, -1, और जब उन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर अगर लिखने लग जाऊँ, ये चीज़ क्या है, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ। एक बार मैं अंतर लिख देता हूँ फिर समझाता। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट पॉइंट, एस पे लिख रहा हूँ स्टार्ट पॉइंट को, एंड एंड पॉइंट। क्लियर है बात आपको? और दूसरा डिफरेंस क्या बताया मैंने कि ये इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, डायरेक्शन डज नॉट मैटर, डायरेक्शन डज नॉट मैटर। आने कहाँ जा रहे हो, कैसे आ रहे हो, ये मैटर नहीं कर रहा है, डायरेक्शन डज नॉट मैटर, ठीक है। जबकि इसमें डायरेक्शन मैटर कर रही है, आप जाते वक्त क्या ले रहे हो, पॉजिटिव, और आते वक्त क्या ले रहे हो, नेगेटिव। डायरेक्शन मैटर्स, ठीक है कि नहीं बात आपको? डायरेक्शन क्या कर रही है, मैटर कर रही है। और जब भी डायरेक्शन मैटर करती है किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, देखो मैं किस क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। किसी भी क्वांटिटी को समझाने के लिए अगर डायरेक्शन बतानी पड़े तो वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, स्केलर क्वांटिटी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ से दिल्ली आधे घंटे में पहुँच गया, तो आप मेरे से 2 क्वेश्चन करोगे। पहला क्वेश्चन, सर आप अपनी स्पीड बताइए, मतलब वो नंबर आप जानना चाहते हैं कि मैं 100 से गया, 150 से मैंने गाड़ी को भगाया या 200 से भगाया, आप वो नंबर जानना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, सर आपका रूट बताइए, मतलब आपको कंप्लीटली अपना ब्यौरा देने के लिए मेरे को 2 आंसर करने पड़े। एक तो नंबर बताना पड़ा, ठीक है कि नहीं बात आपको, और एक डायरेक्शन बतानी पड़ी, मतलब डायरेक्शन मैटर। और वैसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे समय पूछें, सर समय कितना हुआ, और मैं बोलूँ 10 बज गए हैं, तो अब आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा सर पूर्व में 10 बजे हैं कि उत्तर में 10 बजे हैं, है ना। वो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको कंप्लीटली आंसर कर दिया सिर्फ एक नंबर बताकर। वैसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस उसी के अंदर आती है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। डिस्टेंस को मतलब नहीं है कि कैसे गया, उसका सिंपल सा मतलब है कितना गया, नंबर बता दो। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, वो नंबर भी चाहिए उसको बताने के लिए और डायरेक्शन भी चाहिए। एक एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ से आप चले मान लो, और आपने कुछ इस तरीके से यात्रा की। क्लियर है कि नहीं बात आपको। ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, ठीक है। और ये अगर मैं बोलूँ ऐसे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहाँ से आप चले और यहाँ पहुँच गए, तो एक तो आंसर ये भी हो सकता है कि सर मैंने 5 किलोमीटर कवर किया, हाँ कि ना, ठीक है। लेकिन आप इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से बता सकते हो कि सर मैंने नेट 1 किलोमीटर कवर किया है इन साउथ डायरेक्शन, हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं बात आपको, इन साउथ डायरेक्शन, तो भी मैं इसी पॉइंट पर पहुंचूंगा। आप ऐसे बोल दो कि सर 2 में इधर गया, 1 इधर गया और 2 इधर गया, एक ऐसे भी बता सकते हो नक्शा बनाकर, या सिंपल आप बोल सकते हो कि सर मैं 1 किलोमीटर मूव किया हूँ किसकी तरफ, साउथ की तरफ, तो भी मैं इसी पॉइंट पर पहुँचूँगा। तो जब इस तरीके से अगर हम आंसर देते हैं तो हम बता रहे होते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। देख लो, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये क्या आपका एंड पॉइंट है। लेकिन जब आप इस तरीके से आंसर देते हैं तो आप क्या बता रहे होते हैं, डिस्टेंस, और इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब आपको बोलना पड़ेगा 1 किलोमीटर गया हूँ किसकी तरफ, साउथ की तरफ, तो आप क्या बता रहे हो, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही बताना चाहता था कि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती और इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है कि नहीं बात आपको। अब वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम, ठीक है। ए से बी, हाँ, और इधर मैंने सी लिखा था कहीं, है ना। तो ए से बी 1 किलोमीटर था, जब ए से बी गए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं। लेकिन वापस जब ए पर आ जाएंगे तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। लेट अब आप क्या करें, अब आप अपने दोस्त के घर चले गए, ए बी ए एंड सी, ये आपने पाथ किया, ऐसे आया आप पहले स्कूल, फिर वापस घर और फिर दोस्त के घर, और ये भी लेट आपका 1 किलोमीटर ये मान लो, ठीक है। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 किलोमीटर आने की, 1 किलोमीटर वापस जाने की और 1 किलोमीटर इधर, तो ये 1 किलोमीटर हो गई, ठीक है कि नहीं बात आपको। अभी आपने देखा था कि इस तरफ मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी और इस तरफ क्या डायरेक्शन ली थी, नेगेटिव, जब डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहा था मैं, ठीक है। तो ए से बी 1 किलोमीटर, लेकिन वापस ए पर आए तो आंसर कितना हो गया, 0, 1 जाने का प्लस आने का -1। क्लियर है। और अब 1 किलोमीटर आप इधर की तरफ चले गए, नेगेटिव की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपकी, -1 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, -1 किलोमीटर। देख लो आप इस तरफ आप क्या लेंगे, स्टार्ट पॉइंट आपका ये हो गया, ए से चले थे और आखिर में पहुँचे कहाँ पर हो आप, सी पर, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, लेकिन ये डायरेक्शन आप क्या मानते हो, नेगेटिव, तो आंसर कितना आएगा, -1 किलोमीटर। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको। तो यहाँ से एक बात और, जो तीसरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, परंतु ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं बात आपको। क्लियर है बात। अच्छा, सिर्फ एक केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती हैं, बाकी हर केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या है, अधिक है। डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं बात आपको, डिस्प्लेसमेंट के। ये इक्वल कब आएगा, जब दोनों स्ट्रेट लाइन में एक पाथ के एक ही डायरेक्शन में चले, आंखें ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन इन 1 डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन मोशन में चलें इन 1 डायरेक्शन, इन 1 डायरेक्शन। भाई स्ट्रेट लाइन में चलें और एक ही डायरेक्शन में चलें। देखो वापस ये गया है, चल तो ये भी अगर ये इधर आकर वापस इधर गया तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो अभी भी है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन पलटी गई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चलें और एक डायरेक्शन में चलें, तभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। अनदरवाइज हर केस में डिस्टेंस आपका
डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है? तो ये बेसिक मैंने कवर करने का कोशिश किया है। आप प्लीज़ इसको समझें और कोई डाउट हो तो पूछें, ठीक है। और फिर इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आगे थ्योरी में मूव करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।